नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, ये है आज हमारा पीवाईक्यू सीरीज का 10वां दिन और हमने इस पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट में 2017 से लेकर 2025 तक के सारे पीवाईक्यू मैथ के चैप्टर वाइज सॉल्व करने की कोशिश की। और दोस्तों, आज हमारा सारा मैथ का पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आता है स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो इन 5 चैप्टर को आज कवर करेंगे। आज भी 14 से 15 क्वेश्चन है। और दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने क्या बोला था, जब मैंने ठान लिया, जब मैंने आपसे वादा कर दिया कि मैं पीवाईक्यू कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा तो सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, इसके बाद मात्र 3 चैप्टर बच जाएंगे, वो होगा पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और एरिया अंडर द कर्व। मुझे नहीं लगता इस लास्ट दिन में आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी करनी चाहिए। और एरिया अंडर द कर्व आप कर सकते हो, लेकिन वो आप तभी कर सकते हो जब आपको बढ़िया से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता हो। क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में आपको स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी कर्व देके एरिया पूछ सकता है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बढ़िया करो, तो एरिया अंडर द कर्व आप आराम से कर सकते हो। इसलिए मैंने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया और एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। तो ये होगा हमारा आखिरी दिन। जिस तरीके से मैंने पहले ही दिन आपसे वादा किया था कि मैं पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा, तो मैंने तो अपने वादे को बखूबी निभाया। मैंने अपने वादे को पूरा किया। मैंने इस सेमेस्टर को बर्बाद करके, एकेडमिकली बर्बाद करके आपके लिए वीडियो बनाई, पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कराया। मुझे भी ये पल यादगार रहेंगे। हालांकि अभी रात के 2 बज रहे हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करते करते मुझे लगता है कि 1 घंटा हो ही जाएगा। तो 3 बज जाएंगे, उसके बाद ही मैं चैन की नींद लूंगा। और दोस्तों, मैं आपके समर्थन को सैल्यूट करता हूँ। आपने बहुत सपोर्ट किया, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। बहुत, यानी जब आप लोग बोलते हो कि भगवान भैया आप पे कृपा बनाए रखे, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। और ठीक इसी चीज को लेके, यही सारी चीजें मेरी मोटिवेशन थी। और आज है हमारा आखिरी दिन। अब मैंने पहले दिन क्या बोला था, मैंने पहले दिन एक शेर बोला था, उसी शेर के साथ फिर शुरुआत करूंगा। वो शेर था, मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करेंगे इस पहले क्वेश्चन से और पूरा सॉल्व करेंगे। और आज की हमारी पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट समाप्त हो जाएगी। तो ये हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन। इसमें आपको बोल रहा है, लेट एल बी द टेंजेंट लाइन टू द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक। एट 1 रूट 3 बाई 4, यानी ये हमारा अगर इलिप्स है, सपोज ये इलिप्स है, यहाँ पे एक पॉइंट है 1 रूट 3 बाई 4। अब वो बोल रहा है लेट एल बी द टेंजेंट, तो यहाँ से जो टेंजेंट जा रहा है उसको इसने बोला एल, उसने उसको बोला एल। ठीक है, ये एल है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द एल, तो एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू 2, 0, ये इसके परपेंडिकुलर है और पास कर रहा है 2, 0 से। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, हमें L2 की इक्वेशन बतानी है। तो L2 की इक्वेशन बताने के लिए सबसे पहले तो हमें L निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो ही हम L निकालेंगे तो हमें उसकी स्लोप पता चल जाएगी, और उसकी स्लोप पता चलेगी तो हम उसकी स्लोप की मदद से इस L2 की स्लोप निकाल लेंगे। और इस L2 की स्लोप, जब स्लोप आ जाएगा और पॉइंट आ जाएगा, तो हम इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि किसी भी कोनिक के लिए अगर आपको टेंजेंट लिखना होता है एक पॉइंट पे, तो आप किस इक्वेशन का यूज करते हो, आप यूज करते हो t=0 का। t=0 में आप क्या करते हो, x को रिप्लेस करते हो x x1 के साथ, और y को रिप्लेस करते हो y y1 के साथ। ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स x1 के साथ और वाई स्क्वायर को y y1 के साथ, इज इक्वल टू 4। अब हमारा x1 का वैल्यू है 1, x1 है 1, तो x इंटू 1 1 प्लस 16 y इंटू y1 की वैल्यू है √3/4, √3/4, 4 4 तो 16 इज इक्वल टू 4। तो हमारी इक्वेशन आ गई x प्लस 4 √3y इज इक्वल टू 4। ये किसकी इक्वेशन आई, क्या ये इक्वेशन L2 की आई? नहीं, ये इक्वेशन हमारी L की आई। ये हमारी इक्वेशन टेंजेंट की है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उस टेंजेंट को कह दिया L। अब कह रहा है कि हमारा जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें बतानी है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल टू होता है। तो हमारी m2 की वैल्यू आ जाएगी -1/m1। और यहाँ स्लोप कितना है, स्लोप हो जाएगा m1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x 1 हो जाएगा बाई
कोएफिशिएंट ऑफ y 4√3 तो -1/4√3। अब आप इसको यहाँ पुट करो, -1/-1/4√3 हो जाएगा तो +4√3 हो जाएगा। अब आप देखो आपकी M2 आ गया, आपका M2 आ गया और आपको पॉइंट दिया हुआ है, तो आप एक पॉइंट और स्लोप की मदद से लाइन लिख सकते हो। वो कैसे लिखोगे? वो ऐसे लिखोगे, m = y - y1/x - x1। m की वैल्यू आपकी आई 4√3 = y - y1, यानी ये पॉइंट है आपका y - 0 x - 2। y = 4√3 × x - 2। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों ये ज्यादा भारी सवाल तो नहीं था, आसानी सवाल था। आपको मात्र इसमें तीन चीजों का यूज करना था। सबसे पहले तो आपको टेंजेंट निकालना था, और टेंजेंट निकालने के लिए आपको पता है कि एक पॉइंट अगर उस पे टेंजेंट है, उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालने के लिए आपको यूज करना होता है t = 0 का। एक इसकी मदद हमने ली और दूसरी मदद ली इसकी, m1 × m2 = -1। परपेंडिकुलर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये अपना अगला सवाल, इसमें आपको बोल रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। तो पी आपको बोल रहा है -1, 0, क्यू बोल रहा है 1, 0। आपको बोल रहा है ए सेट ऑफ पॉइंट है जो कि पी से और क्यू से बराबर दूरी पे है, इक्विडिस्टेंट यानी बराबर दूरी। तो ए एक पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज x, y। दूरी बराबर बोल रहा है, जब ये डिस्टेंस बराबर बोल रहा है तो आप डिस्टेंस को इक्वेट करो। तो अगर हम डिस्टेंस को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? √x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले ये डिस्टेंस लिखा लिखा, अब ये वाला लिखेंगे, तो √x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करो तो x² + 1 + 2x + y स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 1 - 2x + y स्क्वायर। तो x² कटा 1 1 कटा, y² कटा। तो अब इस 2x को इस साइड ले आओ तो आपका हो जाएगा 4x = 0। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो a आपका पॉइंट हो जाएगा 0, y। अगर आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करके भी देखो तो हमने सही किया। वो कैसे सही किया आप देखो, ये है हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। तो -1, 0 कहाँ होगा? यहाँ होगा -1, 0। और 1, 0 कहाँ होगा? 1, 0 यहाँ होगा। तो अब आप एक बात बताओ कि एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों के बीच में हो, एक ये पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, एक ये पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन। इसके ऊपर आप चलते जाओ, अगर आप यहाँ भी आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो ये सारे डिस्टेंस बराबर होंगे। तो मतलब क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वही हमेशा पी और क्यू से बराबर डिस्टेंस पे होगा। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ और नहीं, ये वाई एक्सिस है अपना। अब ठीक है, तो हम समझ गए कि x = 0। तो x = 0 तभी तो इसके लिए 0, y, यानी यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, 0, y। ठीक। अब हमको बोल रहा है लेट बी बी द सेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए। ए तो हमारा ये एक्सिस है, ठीक है, एंड क्यू। अब क्यू हमारा ये है, क्यू हमारा ये है, ये क्यू है। अब बी, सपोज कीजिए आप बी को एक्स कॉमा वाई छोड़िए, इस बार हम लोग लेते हैं x1, y1 क्योंकि अलग पॉइंट है, ठीक है। लेट बी बी द सेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए। तो ए की इसकी दूरी क्या होगी? ए से इसकी दूरी कुछ और नहीं, x1 होगी। कैसे एक्शन होगी आपको मैं यहाँ बताता हूँ। आप एक बात बताओ, अगर ये आपका पॉइंट है, अगर ये आपका पॉइंट x1, y1 है, तो आप यहाँ कैसे पहुंचे? आप यहाँ पहुंचे, x1 आपने x एक्सिस में ट्रेवल किया और y1 आपने y एक्सिस में ट्रेवल किया। तो इस एक्सिस से इसकी दूरी कितनी होगी? x1 के बराबर होगी, x1 के बराबर। जी हाँ। तो उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ यहाँ जो डिस्टेंस होगा, तो सबसे पहले तो आप लिखो ए बी इज इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि उसने बोला कि B का डिस्टेंस A से और Q से बराबर है। तो AB हमारा क्या आया? AB डिस्टेंस आया आपका x1 इज इक्वल टू BQ क्या आया? √ऑफ x1 - 1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, y1 - 0 यानी y1। तो अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो x1² = x1² + 1 - 2x1 + y स्क्वायर, y1² तो x1² कट गया। आपको बोल रहा है कि if 5, y is a point in B, वो जो सेट है उसमें 5, y भी एक पॉइंट है। तो 5, y इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। यानी आप x1 की जगह 5 रखो और y1 की जगह y रखो। x1 की जगह अगर हम 5, पहले तो आप एक काम करो, y1² = 2x1 - 1, ये
फाइनल करो। अब इसमें आप पुट करो y1 की जगह y स्क्वायर और x1 की जगह 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 5 10 माइनस 1 9। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये भी एक आसान सवाल है। ये एक लोकस का प्रॉब्लम है और लोकस के प्रॉब्लम में ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है। लोकस के लिए आपको सबसे पहले तो h के अज्यूम करना होता है। अब उसके लिए जो कुछ दिया होता है उसके लिए इक्वेशन निकालनी होती है। इक्वेशन निकालने के बाद h को x से रिप्लेस करना होता है और k को y से रिप्लेस करना होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में देखिए कैसे होता है। व्हाट इज द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल? ये हमारा सर्किल है, इसके सेंटर ऑफ सर्किल का लोकस बताना है। तो जिसका भी लोकस बताना होता है आप उसे h के अज्यूम करते हो, तो h के अज्यूम कर लो, बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0, 0, तो पासिंग थ्रू 0, 0, ये 0, 0 से पास हो रहा है विथ फिक्स रेडियस, तो रेडियस मान लो r। तो अब क्या हम लिख सकते हैं, इन दोनों के डिस्टेंस को r के बराबर लिखो, तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस होगा x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू r, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब जब इक्वेशन आ जाती है तो आपको h को x से रिप्लेस करो और k को y से रिप्लेस करो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन है? सर्किल की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बोल रहा है लेट अल्फा बी अ रियल नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द पैराबोला एंड द पेयर ऑफ लाइन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? ये दो लाइन से बना है, एक y इक्वल टू प्लस 1 और एक माइनस 1। अगर हम लोग इसके प्लॉट करें तो ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस। y इक्वल टू प्लस 1 यहाँ आ गया, y इक्वल टू माइनस 1 यहाँ आ गया। अब बोल रहा है कि हमारा पैराबोला इस पेयर ऑफ लाइन को कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। अगर हम देखें कुछ इस तरीके से, सपोज कीजिए ये आपका पैराबोला है, तो आप इसको कह सकते हो ना कि आप यहाँ ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, यानी कितना, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है जब हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके का है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, अगर आपको पता हो तो आप जानते हो कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ और करना नहीं पड़ता आपको। एक बार आप y इक्वल टू प्लस 1 पुट करो इस पैराबोला में, y इक्वल टू प्लस 1 पुट करो और देखो कि कितने x आ रहे हैं, x1 और x2 कितना आ रहा है। या सिर्फ ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा लाइन है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही x आए, सिर्फ एक ही x1 आए जिसके लिए ये पैराबोला और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। या तो अगर ऐसा हुआ तो हम कह देंगे कि यहाँ पे तो x1 x2 दो पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप y इक्वल टू प्लस 1 पुट करो। तो एक बार आप इस पैराबोला में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x साइन अल्फा प्लस 6, अगर y को प्लस 1 हम लोग पुट करते हैं तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x साइन अल्फा प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x साइन अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, तो आप d की वैल्यू निकालो। अगर हम d निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, अगर इसके दो रूट आएंगे, x1 और x2 आएगा, तो d ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर सिर्फ एक ही रूट होगा x1 तो d इज इक्वल टू 0 होगा। तो सारा खेल यहाँ पे d का है, तो हम लोग d निकालते हैं। तो d अगर हम लोग निकालें, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 साइन का होल स्क्वायर यानी 16 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac, 4 5 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा, आप कॉमन ले लो 4, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4। अब आप एक चीज नोटिस करो, क्या ये 5/4 1 से बड़ा है? इट्स ग्रेटर देन 1। अब आप एक बात बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा कभी 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ तो हमने देखा साइन स्क्वायर अल्फा 1 से बड़ा आ रहा है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा डी कभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो डी ऑलवेज लेस देन 0 होगा, और डी जब लेस देन 0 है तो हमारे रियल रूट है ही नहीं, हमारा इमेजिनरी रूट है। यानी हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमने इस पैराबोला में y इक्वल टू 1 पुट किया, तो ये पैराबोला y इक्वल टू 1 पे कहीं कट नहीं कर रहा है, कट कर रहा है तो इमेजिनरी पे कर रहा है, लेकिन हमें तो रियल रूट बताने होते हैं। इसका मतलब क्या है कि नो इंटरसेक्शन कह सकते हैं, अगर आप नो रूट या नो इंटरसेक्शन बिटवीन पैराबोला पैराबोला एंड लाइन y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। अब ठीक इस तरीके से आप इसी पैराबोला में y की जगह -1
पुट करके फिर पॉइंट निकालोगे, लेकिन आप वहां भी जाओगे जब डी निकालने जाओगे और डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो ठीक आपको साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन 1 दिखेगा। फिर आप वहां पे भी कह सकते हो कि y इक्वल टू -1 के लिए भी हमारा इमेजनरी रूट आ रहा है, मतलब y इक्वल टू -1 के लिए हमारा पैराबोला y इक्वल टू -1 को भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पैराबोला और इन पेयर ऑफ लाइन का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं जीरो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो एक बार आप फिर से वीडियो देखें और आप वो वाला काम खुद से करें, उसके लिए भी आप डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को इक्वेट करें, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां भी ऐसी कोई अल्फा है ही नहीं कभी डी जिसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सके, क्योंकि वहां भी साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन 1 आएगा, तो ऐसी कोई एक्स की वैल्यू ही नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको बोल रहा है कंसिडर द टेंजेंट लाइन टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आप यहाँ प्लॉट ही कर लो इसे। तो अगर हम इसे प्लॉट करते हैं, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस 0,0 पे इसका सेंटर होगा और इसका रेडियस होगा 1, ये हो जाएगा हमारा सर्किल। ठीक, अब बोल रहा है कंसिडर टेंजेंट लाइन टू द सर्किल 0,0 एट पॉइंट पी 1,0 ये हमारा पॉइंट पी है 1,0। ठीक, एट क्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2, ठीक है, ये हमारा क्यू है। इफ आर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू टेंजेंट लाइन, तो टेंजेंट एक पी से पास कराइए, एक पी से टेंजेंट और एक क्यू से टेंजेंट, एक क्यू से टेंजेंट। अब बोल रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोल रहा है आर, तो अब बोल रहा है देन पी आर क्यू, ये एंगल आपको बताना है। तो ये एंगल बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सी चीज करेंगे। आपको पता है ये टेंजेंट है, तो ये अगर टेंजेंट है पहले आप ओ को क्यू से मिलाइए, ओ को क्यू से मिलाइए और ओ को पी से मिलाइए। ठीक है, अब हम आप ओ पी आर क्यू देखो, ओ ओ क्यू क्यू आर आर और फिर आपका पी पी। अब आप इसको देखो, तो एक बात बताओ, ये आपका 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और ये भी टेंजेंट और रेडियस, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी इन दोनों के एंगल का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में टोटल 360 होना चाहिए। तो ये एंगल एंगल O प्लस एंगल R 180 होना चाहिए। तो एंगल R निकालने के लिए आप एंगल O को ही निकाल लो और उसको 180 में सब्सट्रैक्ट करके एंगल R निकाल लेंगे हम लोग। तो एंगल O कैसे निकालेंगे, एंगल O निकालने के लिए आप एक काम करो, ये आपको 1/√2 दिख रहा है, तो ये 1/√2 x कोऑर्डिनेट है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा 1/√2,0 और ऊपर भी 1, तब तो यानी मैंने अभी पिछले बार ही बताया था कि आप किसी पॉइंट पे कब पहुंचते हो, x1 ऐसे चलते हो, y1 ऐसे चलते हो, तब पहुंचते हो x1 y1 पे। तो जब ये 1/√2 है तो इसका मतलब क्या, हमने 1/√2 x एक्सिस में कवर किया। ठीक है, तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं इसे मिटा देता हूँ। इसके लिए अब आप देखो, इसके लिए अगर हम देखें तो हमें ये आपका रेडियस 1 दिया हुआ है और ये डिस्टेंस 1/√2 दिया हुआ है, तो अब आप कॉस थीटा नहीं निकाल सकते। अगर आप कॉस थीटा निकालो, आपका बेस दिया है 1/√2 और एच दिया आपका 1, तो थीटा होगा आपका 45 डिग्री। ये थीटा क्या है, ये थीटा तो वही थीटा है ना, एंगल ओ बराबर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल आर इक्वल टू 180 माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, 17 में 4 गया 13, 135। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3π/4, 3π/4, 3π/4 ही होगी, 3 × 45। हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगी। इसमें हमको बोल रहा है सपोज ए बी बिलोंग टू आर सच दैट पॉइंट्स ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए क्यू बी क्यू इन द कोऑर्डिनेट प्लेन आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट पहला बोला डिस्टिंक्ट, दूसरा बोला कोलिनियर एंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज नॉट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सबसे पहली बात, ये कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि वो तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे होंगे। यानी अगर हम एक लाइन पास करें इन तीनों पॉइंट से, तो वो एक लाइन ऐसी जरूर होगी जो इन तीनों पॉइंट को कंटेन कर ले। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको इक्वेट करेंगे स्लोप की मदद से, m1 को m2 के बराबर करेंगे, इस दोनों का स्लोप बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है, ये कह रहा है द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज नॉट पैरेलल टू y एक्सिस।
वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कब होती है? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन तब होती है जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि यहाँ बोला है दिस पॉइंट इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि ए तो जीरो नहीं हो सकता। अब चलिए हम कोलिनियर के कॉन्सेप्ट से ए कॉमा बी केस करते हैं, क्या हो सकता है। तो m1 को m2 के बराबर कीजिए, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू बी क्यू माइनस बी स्क्वायर बाई ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। कॉमन लीजिए इधर b, तो b माइनस वन बाई इधर a माइनस वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर b, अगर हम इधर ले ले बी स्क्वायर कॉमन तो b माइनस वन बाई ए स्क्वायर कॉमन तो a माइनस वन। अब आप यहाँ देखो, सबसे पहली चीज कि हम b माइनस वन कब काट सकते हैं? जब b नॉट इक्वल टू वन हो, ठीक। और a माइनस वन कब काट सकते हैं? जब a नॉट इक्वल टू वन हो, ठीक। अब आप एक बात बताओ, अगर ए वन कॉमा वन हो जाए, ए वन हो जाए और बी वन हो जाए, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? वन कॉमा वन। ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन कॉमा वन। ए क्यू कॉमा बी क्यू क्या हो जाएगा? वन कॉमा वन। लेकिन यहाँ तो बोला है डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी हमारे ए और बी दोनों वन एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए हमने इसे काट दिया। तो अब हमारा क्या बचा? अब हमारा बचा ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए। अगर हम इस तरफ ले आए तो ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए इक्वल टू जीरो, यहाँ से कॉमन आ जाएगा ए बी इंटू बी माइनस ए इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन से हमारे कितने केस बनेंगे? हमारे तीन केस बनेंगे, या तो ए जीरो हो जाए, या तो बी जीरो हो जाए, या तो ए बी के बराबर हो जाए। अब आप देखो, अगर ए जीरो होता है तो सबसे पहले तो हमने यहाँ फाइंड कर ही लिया कि ए जीरो नहीं हो सकता, तो आप इसे तो हटा ही दो। बी जीरो होने से क्या होगा? अगर बी जीरो हो जाए तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? ए कॉमा जीरो और फिर ए स्क्वायर। तो दोस्तों पिछले स्लाइड में थोड़ी रिकॉर्डिंग की दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैंने नई स्लाइड ले ली। तो इसमें तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारे तीन केसेस आ रहे थे, या तो ए जीरो हो जाए, या तो बी जीरो हो जाए, या तो ए इक्वल टू बी हो जाए। लेकिन ए जीरो को हमने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा था। अगर बी जीरो हो जाए तो हमारे पॉइंट क्या क्या थे? ए कॉमा बी, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर, ए क्यू कॉमा बी क्यू। अगर बी जीरो हो जाए तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? ए कॉमा जीरो, ए स्क्वायर कॉमा जीरो और ए क्यू कॉमा जीरो। मतलब क्या, अगर हम इसे प्लॉट करें तो ए कॉमा जीरो यहाँ होगा, ए स्क्वायर कॉमा जीरो यहाँ, ए क्यू कॉमा जीरो यहाँ। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहे हैं। तो क्या ये वैलिड है? जी हाँ वैलिड है, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, उसने तो बस बोला था वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा सही है, बी इक्वल टू जीरो हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर बी इक्वल टू जीरो लेते हैं तो स्लोप क्या आ रही है? बी इक्वल टू जीरो के लिए स्लोप आएगी, स्लोप कुछ और नहीं, एम इक्वल टू जीरो आएगी। स्लोप अगर आप निकालो तो y2 माइनस वाई वन एक्स टू माइनस तो m इक्वल टू जीरो। तो एक वैल्यू आ गई m की, m इक्वल टू जीरो। अब अगर a इक्वल टू बी ले लें, अगर आप a इक्वल टू बी ले लो तो ये यही चीज क्या बन जाएगी? a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर, ए क्यू कॉमा बी क्यू, ठीक। अगर अब आप स्लोप निकालो तो स्लोप हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बाई ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू वन। ये हो जाएगी आपकी स्लोप, यानी हमारी दो वैल्यू आई, एक आई एम जीरो और एक आया वन। तो हम कह सकते हैं हमारे एम जो स्लोप होगी उसकी दो वैल्यू होगी, एम एक स्लोप होगा जीरो, एक होगा वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इफ एस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन sin x इक्वल टू cos y देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी अगर हमारी इक्वेशन sin x इक्वल टू cos y है, तो x और y किसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे? तो इसके लिए आप कैसे इसे सॉल्व करोगे? तो आप सबसे पहले साइन x इक्वल टू कॉस वाई को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस वाई। और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से पढ़ा होगा, अगर साइन a इक्वल टू साइन b है तो a इक्वल टू सोल्यूशन क्या होता है? a इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n इंटू बी। अब आप ठीक a की जगह पाई बाई टू माइनस वाई ले लो और b की जगह आप x ले लो। आपका आ जाएगा पाई बाई टू माइनस वाई इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दावर n इंटू बी, बी आपका x, ठीक है। अब अब आप y निकालो, y क्या आ जाएगा? तो पाई बाई टू माइनस एन पाई, तो अगर हम लोग y को उस साइड भेजें, y प्लस माइनस वन टू दावर n इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एन पाई, पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लेते हैं तो वन बाई टू माइनस एन। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन।
अब आप इसमें बारी बारी n पुट करके देखो, n 1 2 3 कुछ भी पुट करके देखो, तो ये हमेशा ऑलवेज ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? इस कंटेंस ऑल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है लेट s इज इक्वल टू a कॉमा b और a b बिलोंग टू q, यानी s सेट ऑफ पॉइंट है a b और ए बी जो है वो हमारे रेशनल नंबर है, ठीक है। एंड एल विद अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, चलिए बहुत बढ़िया। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इन सारी चीजों पे ध्यान दिया कीजिए जहां नॉट करेक्ट बोला हो। पहले मैं क्या करता था कि पहला ऑप्शन दिखता था जो कि करेक्ट हो जाता था, करेक्ट होता था वो, और मैं उसे टिक मार के और रूम टिक मार के पूरा एक्साइटमेंट में हुर्रे हुर्रे करता था कि यस मैंने सॉल्व कर दिया। और रूम जाता था तो आंसर शीट मुझे बोला करता था दूर रे, यानी दूर रहा। तो दोस्तों इसलिए आप लोग इन सारी चीजों पे ध्यान दिया कीजिए। तो इसमें आपको बोल रहा है, पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इफ एल पासेस थ्रू टू पॉइंट ऑफ एक्स, टू पॉइंट ऑफ एस, और एस है हमारा ए कॉमा बी। तो चलिए हम एस में दो पॉइंट मान लेते हैं, एक मान लेते हैं A1 B1 और एक मान लेते हैं A2 B2। इफ एल पासेस थ्रू टू पॉइंट ऑफ एस, तो हमारा एल क्या था, y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर ये दो पॉइंट से पास कर रहा है तो पॉइंट पास करा दीजिए, तो पॉइंट अगर पास कराते हैं तो B1 इक्वल टू MA1 प्लस सी और B2 इक्वल टू MA2 प्लस सी। सी से आप देख सकते हो m मस्ट बी रेशनल बोला है, c से कोई मतलब ही नहीं, तो आप सब ट्रैक ही कर दो एक बार। सी कट गया तो B1 माइनस B2 इक्वल टू m इंटू A1 माइनस A2। अब आप एक बात बताओ, जब B1 और B2 दोनों रेशनल हैं, दोनों कैसे रेशनल होंगे, क्योंकि दोनों तो s के हैं ना, दोनों तो पॉइंट जो है वो सेट s से हैं। तो जब s के हैं तो दोनों रेशनल होंगे, और उसी तरीके से A1 A2 भी रेशनल होगा। तो रेशनल माइनस रेशनल ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल माइनस रेशनल ये भी रेशनल होगा। तो रेशनल रेशनल की, और अगर ये मान लिया सपोज कि m इरेशनल हो जाए, m इरेशनल हो जाए, इरेशनल इंटू रेशनल इरेशनल होता है, तो m मस्ट बी रेशनल, m को रेशनल होना ही पड़ेगा। तो हमारा a तो करेक्ट है, लेकिन पूछा नॉट करेक्ट है, तो हमें दूसरे ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। अब बोल रहा है इफ m इज अ रेशनल and c is a irrational, then L passes through at least one point of S। ठीक है, हमें बोल रहा है m is a rational and c is a rational, तो हमारी लाइन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस से हम पास ही करा देते हैं, सपोज वो A1 B1 है, तो अगर हम पास कराते हैं तो B1 इक्वल टू MA1 प्लस सी। तो क्या अब हमारा ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है? इफ m इज अ रेशनल, m अगर रेशनल है, ठीक है, रेशनल इंटू रेशनल इंटू रेशनल, ये तो हो जाएगा रेशनल रेशनल, एंड c इज इरेशनल, ये सी को बोल रहा है इरेशनल। अब आप एक बात बताओ, रेशनल प्लस इरेशनल क्या कभी, ये B1 तो रेशनल है ना, तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या कभी रेशनल हो सकता है? कभी नहीं। तो यानी हमारा ऑप्शन ये गलत है, जो कि इसके हिसाब से सही होगा। यानी हमने ऑप्शन बी में क्या किया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। हमने ऑप्शन बी में ये मान लिया, इसने कहा कि देन एल पासेस थ्रू एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस, तो हमने मान लिया किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो पॉइंट हमने मान लिया A1, B1। अब उस लाइन को उससे पास करा दिया, y इक्वल टू mx प्लस सी से पास करा दिया, ठीक है। जब हमने पास कराया तो हमने ये देखा कि पास कराने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली B1 इक्वल टू MA1 प्लस सी। तो हमने ये देखा कि m अगर इरेशनल है, m अगर रेशनल है और A1 ऑलरेडी रेशनल है, तो ये टोटल तो आ जाएगा रेशनल, ठीक है। B1 भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो C मस्ट भी रेशनल, C को रेशनल होना ही पड़ेगा। अगर C रेशनल नहीं हुआ तो रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल हो जाता है, लेकिन B1 तो हमारा रेशनल है, तो हमारा C को रेशनल होना ही पड़ेगा अगर उसे एक पॉइंट से पास कराना है तो, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है लेट सी बी अ सर्किल विच पासेस थ्रू -2, 1 एंड 0, 3। एक सर्किल है, वो पास कर रहा है -2, 1 से, -2, 1 से, एंड 0, 3 से, एंड 0, 3 से। उस सेंटर लाइज ऑन द लाइन y माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1 के लिए आप पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम कर लो। अगर हम पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम कर ले, तो अगर हम x को t लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 1 + t। तो हम सेंटर को डायरेक्ट लिख सकते हैं t, 1 + t। अब आप इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट कर दो तो आपकी सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर हम इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम ये वाला डिस्टेंस लिखे R1 और R2, तो R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, क्योंकि रेडियस बराबर होता है। तो टी स्क्वायर
प्लस 1 प्लस टी माइनस 3, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, टी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 - 1 तो टी स्क्वायर। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, टी माइनस 0 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 - 3 तो टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस टू, ठीक है, 1 प्लस टी माइनस 1 टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 4 - 4 टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4 टी प्लस टी स्क्वायर। तो आपका टी स्क्वायर कट गया, टी स्क्वायर कट गया 4 से, इस 4 से ये 4 कट गया, लेकिन ये नहीं कटा है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो ये 40 प्लस 40 80 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारा सेंटर आ गया 0, 1। अब जब सेंटर 0, 1 आया तो हम सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर्किल इक्वेशन? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। रेडियस क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर 0, 1 से 0, 3 का डिस्टेंस निकालो तो क्या आएगा? मेरे ख्याल से तो ये हमें दिख ही रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं दिखा रहा हूँ। 0, 1 कहाँ होगा? x कोऑर्डिनेट 0, 0, 1 यहाँ होगा, 0, 1 यहाँ होगा। 0, 3 कहाँ होगा? 0, 3 यहाँ होगा, 0, 3। ये डिस्टेंस क्या आया? ये डिस्टेंस कुछ और नहीं, 2 आया। डिस्टेंस डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। तो एक्स, तो हमें क्या पूछ रहा है? देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन सी, सी पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा? तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो मैं बारी बारी से चेक नहीं करूंगा, मैं बी ऑप्शन चेक करके बताता हूँ क्या होगा। अगर आप इसे पुट करो तो एक्स की जगह 1 प्लस वाई की जगह √2 प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो 1 कट गया, √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 3, यहाँ तो 3 आया। अगर हम लोग सी पुट कर जो मैंने पुट किया वही गलत हो गया। अगर सी पुट करते हैं तो सी है 1, √3 + 1, 1, √3 + 1, तो 1 का स्क्वायर 1। एक चीज आप बताइए, शायद हमने एक चीज गलत की। हमने ये गलत किया कि आर का स्क्वायर होता है ना, तो ये डिस्टेंस तो आर आ गया, रेडियस तो आर आ गया, लेकिन आर का तो स्क्वायर होता है, तो ये चीज होनी चाहिए 4, लेकिन यहाँ आई 3। वैसे भी ये गलत है। अगर हम सी पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस 1, तो √3 + 1 - 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 = 4, 4 = 4। तो हमारा एल एच एस आर एच एस के बराबर आ गया, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कंसीडर सर्किल सी दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0 एंड 0, 1। एक सर्किल है सी जो कि पास कर रहा है 1, 0 से और 0, 1 से, 0, 1 से, ठीक है। हैविंग द स्मॉलेस्ट एरिया, इसने पहली इंफॉर्मेशन दे दी कि इस सर्किल का एरिया स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अगर आपको पता है कि दो पॉइंट की मदद से अगर आप सर्किल बनाते हैं और अगर आपको एरिया स्मॉलेस्ट चाहिए होता है तो वो दो पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट होने चाहिए। क्योंकि अगर ये दो पॉइंट कॉर्ड पे भी तो हो सकते हैं, यही सेम डिस्टेंस कॉर्ड पे भी तो हो सकती है, जी हाँ। तो सर्किल तो बड़ा आ रहा है, लेकिन अगर इसी को मिनिमाइज करना है तो इन दोनों को डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? ए और डी की मदद से, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की मदद से। कैसे सॉल्व करेंगे? आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका सेंटर निकालते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे, वो एरिया को मिनिमाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको बोल रहा है दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप सेंटर अज्यूम कर लो। सेंटर क्या अज्यूम कर सकते हैं? एक्स कॉमा वाई सेंटर अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। एक्स कॉमा वाई अगर हम सेंटर अज्यूम करते हैं तो इन दोनों के डिस्टेंस को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस है। मैंने अभी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन कई सॉल्व किए जहाँ हमने रेडियस को यानी डिस्टेंस को बराबर किया। तो यहाँ भी बराबर करते हैं, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों मैंने पहले ही स्क्वायर रूट हटा दिया क्योंकि बाद में हम स्क्वायर करके हटा ही रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 - 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटा, 1 कटा, 2x को इस साइड ले आए तो 2x - 2y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y आया। यानी हमारा जो सेंटर है वो x कॉमा वाई की जगह हम इसे लिख सकते हैं x कॉमा x, या तो आप लिख दीजिए a कॉमा है, यानी एक्स ए हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है? हैविंग द स्मॉलेस्ट एरिया। एक जो सर्किल होता है उसका एरिया स्मॉलेस्ट कब होगा? उसका एरिया, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
पाई तो कांस्टेंट है, तो जितना आर छोटा होगा, जितना रेडियस छोटा होगा, उतना हमारा सर्किल का एरिया छोटा होगा। तो इसके रेडियस को अब हम मिनिमाइज करेंगे। इसका रेडियस हम किस तरीके से लिख सकते हैं? रेडियस हम लिख सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं अंडर रूट ए कॉमा ए से 0,1 का डिस्टेंस, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए, अंडर रूट टू ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, टू ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन। अब अगर इसको मिनिमाइज करना है, अब आपको आर दिया हुआ है, तो आप डी आर बाई डी एक्स को जीरो करो, डी आर बाई डी ए को जीरो करो, क्योंकि ए के टर्म में, तो डी आर बाई डी ए को अगर हम जीरो करते हैं, डी आर बाई डी ए तो वन बाई अंडर रूट ये ज्यों का त्यों ऐसे ही आ जाएगा। अब चेन रूल की मदद से ये हो जाएगा, टू इंटू टू फोर ए माइनस टू, फोर ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा वन बाई टू। अगर आप अगर आप वन बाई टू, क्रिटिकल पॉइंट ये है आपका वन बाई टू, तो वन बाई टू के आगे अगर आप इसमें पुट करो वन बाई, देखिए ये तो ऑलवेज अंडर रूट है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो अब यही डिसाइड करेगा कि हमारा एफ डैश एक्स यानी डी आर बाई डी ए क्या होगा। तो अगर हम वन बाई टू से ज्यादा रखते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, और वन बाई टू से कम रखेंगे तो एफ डैश निगेटिव आएगा। और हमें पता है अगर हमारी स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, निगेटिव निगेटिव हो गया हमारा स्लोप ये, और पॉजिटिव जा रहा है ये, मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट आएगा मिनिमा वाला, इसका मतलब ए की वैल्यू होगी वन बाई टू। तो हम लिख सकते हैं हमारा सेंटर हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू। तो ये तो हमने इतना लोचा करके, इतना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा के, इतना झलमट करके निकाला। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट हों, तो आपको पता है अगर ये डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, वन कॉमा जीरो और जीरो कॉमा वन, तो मिड पॉइंट ही तो सेंटर होगा। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू सेंटर इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू। तो ये आपको अगर पता हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वैसे नहीं भी पता तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो वो भी हो जाएगा। तो अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें सेंटर पता चल गया, तो सेंटर पता चल गया तो हमें रेडियस पता चल गया, रेडियस पता चल गया, हमें सर्किल की इक्वेशन पता चल गई, सब कुछ पता चल गया। अब हमें पता क्या करना, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एट 0,1, यानी यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। तो मैं इसको अगले स्लाइड पे बताता हूँ। अब आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है 0,1 पे, तो सबसे पहले तो हम सर्किल की इक्वेशन लिख देंगे कि हमारा सर्किल क्या आ रहा है। और टेंजेंट की इक्वेशन के लिए मैंने क्या बताया था, इलिप्स में हमने सॉल्व किया है, टी इक्वल टू जीरो कर देते हैं। अगर एक पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होती है तो सिर्फ सेम वही काम हम यहाँ भी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सर्किल की इक्वेशन लिखो। सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर प्लस वन बाई टू माइनस वन, वन बाई टू, वन बाई फोर, टू बाई फोर यानी अंडर रूट वन बाई टू बाई फोर यानी वन बाई टू, अंडर रूट वन बाई टू यानी वन बाई रूट टू। आर की वैल्यू होगी वन बाई रूट टू, तो उसका स्क्वायर करते हैं तो वन बाई टू। अब सर्किल पे यहाँ 0,1 पे टेंजेंट लिखने के लिए टी इक्वल टू जीरो करते हैं। टी इक्वल टू जीरो में क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स वन के साथ, वाई को रिप्लेस करते हैं वाई वाई वन के साथ। एक्स वन कुछ और नहीं, एक्स वन हमारा जीरो है, वाई वन कुछ और नहीं, वाई वन हमारा वन है, यानी एक्स वन कमा वाई वन वो पॉइंट होते हैं जहाँ से हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे होते हैं। तो दोस्तों लग रहा है ऐसा कि अब मैं पढ़ा कम रहा हूँ, गाना ज्यादा गा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हमें बस सॉल्व करना है। रात के इस पहर में नींद का आलम है, सारी दुनिया सो रही है, मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन ये मेरा कमिटमेंट है जो कि मुझे जगा रहा है, ये आपका कमेंट है, ये आपका प्यार है जो कि मुझे जगा रहा है। चलिए दोस्तों, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे पे टिके रहेंगे। मैं जो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि ज्यादा मुद्दे से ना भटकूं, क्योंकि मुद्दे से जो ही भटकता हूँ खुद भी हंसी आती है, दूसरे को भी हंसा देता हूँ। इसलिए मुद्दे से नहीं भटकना है, पढ़ाई के मामले में सीरियस रहना है, क्रैक करना है एग्जाम, आपको क्रैक करना है, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, टी इक्वल टू जीरो की मदद से हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, तो टेंजेंट की एक्स रिप्लेस करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आप यहाँ देखिए, अगर आप रिप्लेस करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको तोड़ना पड़ेगा ना इसको, यानी अगर आपको एक्स स्क्वायर की टर्म अलग कैसे करोगे, आपको तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। नहीं, एक तो पहली गलती मैंने यहाँ पे की कि टी इक्वल टू जीरो के लिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ, और वाई स्क्वायर को वाई वन के साथ। तो मैंने एलिप्स में सही लिखा था, लिखने में शायद गलती हो गई होगी। तो सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। तो क्या हम लोग तोड़ सकते हैं, तोड़ लें या कुछ और कर लें? तो चलिए मैं इसको दूसरे मेथड से करके बताता हूँ।
इसको भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मदद मेथड से करके बताऊंगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज हर जगह है, उस चैप्टर को हल्के में मत लेना। वो खुद अपने आप में बाप चैप्टर है, जिससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ भी मैं उसको लगा रहा हूँ। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना है, हमें बस क्या करना है, हमें कुछ और नहीं, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि टेंजेंट का मतलब ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल सकते हो। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स के टर्म में, तो ये हो जाएगा 2 × x - 1/2 एक्स, तो एक्स रह जाएगा, प्लस 2 × y - 1/2 डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल की मदद से, और कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 × x - 1/2/2 × y - 1/2। तो 2 कट गया। अब किस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए, किस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए, 0, 1 पे। तो आप x की जगह 0 पुट करें, तो 0 - 1/2, 1 - 1/2, तो 0 - 1/2 -1/2 माइनस बाहर है, तो 1/2 बाई 1 - 1/2 1/2, स्लोप आ गया 1। तो हमें पता चल गया कि इसकी स्लोप 1 है। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर आपको स्लोप पता हो और पॉइंट पता हो, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, लाइन की इक्वेशन होती है m = y - y1/x - x1। m की वैल्यू आ गई 1, y - y1 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 0, x =y - 1 या y =x + 1। ये हो जाएगी हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ आपको बोल रहा है लेट p डिनोट द पैराबोला इन द प्लेन। ठीक है, ये हमारा पैराबोला है p। ठीक है, लेट ए पॉइंट ए बिलोंग टू पी। ए बिलोंग टू पी का मतलब क्या है, ए एक पॉइंट है जो कि पैराबोला पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हमने मान लिया ए। ठीक है, हाउ मेनी लाइन्स एल इन द सेटिस्फाई एल इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू ए। यानी एल और पी, यानी एक लाइन और एक पैराबोला का इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे आना चाहिए। तो वो कब होता है, जब वो लाइन पैराबोला पे टेंजेंट हो। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये पैराबोला है, ये एक लाइन है, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो दो पॉइंट आ रहा है, एल इंटरसेक्शन पी, तो दो पॉइंट आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, वो भी ए। तो ए के लिए यानी वो पक्का से पैराबोला पे टेंजेंट होगा। तो हम इस पैराबोला इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास करा सकते हैं, मात्र एक। गलत बना दिया लगता है, तो ये मात्र एक ही टेंजेंट आप एक पॉइंट से पास करा सकते हो। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाउ मेनी लाइंस, कितनी लाइन पास करा सकते हैं कि वो टेंजेंट हो, सिर्फ मात्र एक। इतना आसान सवाल था दोस्तों, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड सवाल था, आप आसानी से कर सकते थे। ये भी दोस्तों एक बहुत आसान सवाल की कैटेगरी में इसको मैं शामिल करूंगा। इसमें आपको बोला द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व x² + 8y² = 4। आप एक काम करो, आप बस ग्राफ प्लॉट कर लो, आपका आधा काम ग्राफ से हो जाता है। तो फंक्शन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग रखना। तो अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखूं, तो x² इस 4 को डिवाइड कर दो, तो +4/y², तो 4 × y² = 1/√2 का होल स्क्वायर लिख दो। क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, तो √2 का होल स्क्वायर। इस आप इसे 4 को भी आप 2 का होल स्क्वायर लिख दो, 4 को भी आप 2 का होल स्क्वायर लिख दो, 4 को भी आप 2 का होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, =1। तो ये हमारी हुई इलिप्स। अगर हम इसको पहले ही प्लॉट कर लेते हैं, बाद में उस पर आएंगे। तो यहाँ आपको बोल रहा है 2, तो यानी x का जो पॉइंट होगा वो ये होगा 2,0, -2,0 से हमारा इलिप्स पास करेगा x एक्सिस के लिए। और y एक्सिस के लिए यही पॉइंट होगा 1/√2, 1/√2, 1/√2 1 से तो छोटा होता है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√2, -1/√2, और ये हो जाएगा 1/√2। अब हम अपना इलिप्स बना सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा इलिप्स। ठीक है, जैसा तैसा बना, इलिप्स के नाम पे कुछ और ही बन गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आप बोल रहा है आपको x² + y² = 1। तो ये है हमारा सेंटर इसका 0,0 हमारे सर्किल का, और रेडियस 1 बोला है। तो 1 हमारा आएगा यहाँ। लेकिन y एक्सिस में ये तो ऊपर चला जाएगा ना, y एक्सिस में ये 1/√2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। अगर हम अब प्लॉट करें सर्किल, तो 0,0 सेंटर लेके अगर आप सर्किल प्लॉट करो, तो सर्किल कुछ ऐसा आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, 1 2 3 4। मैंने थोड़ा गिजबिज कर दिया दोस्तों, आप सही कर लेना, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो 4 ही।
अगर मैं सही से बनाऊं तो ये हमारा एलिप्स और हमारा सर्किल है इस प्रकार से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 4, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों ठीक इसी तरीके से आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया और ये आज था हमारा डे 10। और दोस्तों ये था हमारा आज आखिरी दिन। मैं आपके लिए एक दिल बनाना चाहूंगा और आप भी मेरे लिए कमेंट सेक्शन में एक दिल बना सकते हो। और दोस्तों अगर इस सीरीज से आपको फायदा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आप अभी नहीं बताना चाहते तो एग्जाम के बाद आकर आप बता सकते हो कि भैया आपने जो PYQ सॉल्व कराया, आपने जो इतनी मेहनत मेहनत हमारे लिए किया, तो भैया वो मेहनत आपकी साकार हुई, हम कामयाब हुए। मैं ये सुनना चाहता हूँ कईयों की जबान से। चलिए दोस्तों फिर भी मैंने तो अपना काम बखूबी निभाया। आप भी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो तो जरूर आपका 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, 100 तो नहीं 99 दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सफर यहीं खत्म हुआ। रही जिंदगी तो मिलेंगे फिर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।